साथियों, आज हम समाज परिवर्तन के विषय में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सामाजिक परिवर्तन अपने आप में एक बृहद विषय है। इसको हम दो भागों में समझने का प्रयास करेंगे। ये पहला भाग है। सर्वप्रथम सामाजिक परिवर्तन क्या होते हैं, सोशल चेंजेस क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक समाज में चाहे अनचाहे वह प्रक्रिया अबाध गति से चलती रहती है। किस चीज़ की प्रक्रिया? सामाजिक परिवर्तन की। विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जो परिवर्तन से अछूता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही चिंतकों ने अपनी कृतियों में सामाजिक परिवर्तन को चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बनाए रखा। चूँकि परिवर्तन समाज का एक शाश्वत नियम है, अतः विभिन्न समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने इस विषय पर कुछ ज़्यादा ही प्रकाश डाला है। किंतु परिवर्तन की प्रक्रिया पर सिलसिलेवार ढंग से चिंतन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में ही हुई, जब विद्वानों में यूरोपीय समाज में औद्योगिकरण और राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातांत्रिक पद्धति की स्थापना से उत्पन्न विभिन्न प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया गया। फलस्वरूप उस समय से लेकर आज तक सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी विभिन्न प्रकार के विचारों का ढेर सा लग गया है। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों में सबसे पहले इस विषय पर ध्यान संभवतः ब्रिटिश इतिहासकार हेनरी समरन ने दिया, जिन्होंने अपनी पुस्तक एंशिएंट लॉ 1861 में बताया कि समाज एक सरल व्यवस्था से जटिल व्यवस्था की ओर बढ़ता है। उनके समकालीन मानवशास्त्री मॉर्गन का विचार भी कुछ वैसा ही था। समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने यह दलील पेश की है कि समाज सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है। खैर जो भी हो, उनके विचारों से यह स्पष्ट होता है कि समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। पाठकों के हित में वैसे बहुत समाज वैज्ञानिकों के विचारों को हम यहाँ संक्षेप में कहना चाहेंगे। मुख्यतया जो हेनरी थे और एच.एल. मॉर्गन, उन्होंने समाज को, सोशल स्टेटस को, जटिल समाज को जानने का प्रयास किया। सामाजिक परिवर्तन की आंतरिक तथा बाहरी या संरचनात्मक दोनों पक्षों में हो सकते हैं। किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे आंतरिक परिवर्तन कहेंगे, और अगर सामाजिक अंग जैसे परिवार, वर्ग, जाति, हैसियत, समूहों के स्वरूपों एवं आघातों में परिवर्तन परिलक्षित हो तो उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि समाज के जो बुनियादी सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व हैं, जैसे परिवार, वर्ग, राजनीति, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं, वे सदैव मौजूद रहते हैं। वे समाज के स्थायी तत्व हैं। जो परिवर्तन होता है वो उनके बाह्य स्वरूप तथा आंतरिक अंतर्वस्तु में होता है। व्यापक दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि समाज की प्रत्येक संरचना, संगठन एवं सामाजिक संबंध में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। चूँकि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है, मध्यकालीन समाज प्राचीन काल से और आधुनिक समाज मध्यकालीन समाज से तुलनात्मक रूप से विश्व स्तर पर काफ़ी भिन्न है। यह बात दूसरी है कि सामाजिक परिवर्तन की गति कभी भी एक समान नहीं रही, पर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की गति कमोत्तर हर काल में चलती रहती है। एंथनी गिडेंस का कहना है कि लगभग 18वीं सदी से सामाजिक परिवर्तन की गति मानव के इतिहास में सापेक्षिक रूप से सबसे तेज रही, और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सामाजिक परिवर्तन की गति कुछ और भी ज़्यादा तेज हो गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरक्की ने सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामाजिक परिवर्तन समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रारंभ से लेकर आज तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। अगस्ट कांट एवं 19वीं सदी के
अन्य समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन जैसे विषयों में इतनी अधिक रुचि दिखाई कि समाजशास्त्र के आरंभिक काल में ही सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे सिद्धांत आ गए। उन सभी सिद्धांतों में ऐतिहासिक भौतिकवाद एवं उद्विकासी सिद्धांत सबसे अधिक लोकप्रिय रहे। आज समाजशास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों के प्रवर्तक मुख्य रूप से इन्हीं दो संप्रदायों में कहीं न कहीं रखे जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। हम जो अभी तक परिभाषाओं पे विचार किए हैं और सामाजिक परिवर्तन के विषय में जो भी बातें की गई हैं उनकी विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस, अर्थात सामाजिक परिवर्तन दुनिया के हर समाज में घटित होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी समाज नजर नहीं आता जो दीर्घकाल तक स्थिर रहा हो या स्थिर है। यह संभव है कि परिवर्तन की रफ्तार कभी धीमी तो कभी तेज हो, लेकिन परिवर्तन समाज में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। सामुदायिक परिवर्तन ही वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन है। इस कथन का मतलब यह है कि सामाजिक परिवर्तन का नाता किसी विशेष व्यक्ति या समूह के विशेष भाग तक नहीं होता है। वे ही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहे जाते हैं जिनका प्रभाव समस्त समाज में अनुभव किया जाता है। संक्षेप में सामाजिक परिवर्तन की धारणा वैयक्तिक नहीं वरन सामाजिक है। यह विचार थोड़ा विवादास्पद भी हो सकता है, पर अधिकांश समाजशास्त्री इस बात को मानते हैं। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न स्वरूप होते हैं। प्रत्येक समाज में सहयोग, समायोजन, संघर्ष या प्रतियोगिता की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिनसे सामाजिक परिवर्तन विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। परिवर्तन की कभी एक रेखीय तो कभी बहुरेखीय दिखाई देता है। उसी तरह परिवर्तन कभी समस्यामूलक होता है तो कभी कल्याणकारी भी हो जाता है। परिवर्तन कभी चक्रीय होता है तो कभी उद्विकासी भी हो जाता है। कभी कभी सामाजिक परिवर्तन क्रांतिकारी भी हो सकता है। परिवर्तन कभी अल्प अवधि के लिए भी होता है तो कभी दीर्घकालिक भी हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन की गति अनियमितता सापेक्षिक होती है। समाज की विभिन्न इकाइयों के बीच परिवर्तन की गति समान नहीं होती है। सामाजिक संरचना के कुछ तत्वों में परिवर्तन की गति समान नहीं होती है। सामाजिक संरचना में समाज के सभी अंग समान रूप से गतिशील नहीं होते हैं। जैसे ग्रामीण समुदाय की अपेक्षा शहरी समुदाय में परिवर्तन कुछ ज़्यादा तेज गति से होता है, उसी प्रकार दुनिया के सभी समाजों में परिवर्तन समान रूप से नहीं होता है। किसी समाज में परिवर्तन की गति धीमी होती है तो किसी में तेज होती है। इसलिए कहा जाता है कि पश्चिमी दुनिया का समाज भारतीय समाज की तुलना में ज़्यादा गतिशील रहा है। परिवर्तन एक ही कारक का प्रभाव अलग अलग समाजों में अलग अलग होता है, अर्थात परिवर्तन का प्रत्येक कारक हर समाज में समान रूप से प्रभावशाली नहीं होता है। परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी हम तुलना कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अनेक कारक होते हैं। समाजशास्त्री मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के जनसांख्यिकीय, प्रौद्योगिकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक इत्यादि कारकों की चर्चा करते हैं। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन के अन्य कारक भी होते हैं, क्योंकि मानव समूह की भौतिक एवं गैर भौतिक आवश्यकताएं अनंत हैं और वे बदलती रहती हैं। सामाजिक परिवर्तन की कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनेक आकस्मिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन की स्थिति को पैदा करते हैं। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के निश्चित स्वरूप की भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। अर्थात पूंजीवाद के अंत में समाजवाद के उत्थान की भविष्यवाणी की थी। किसने? मार्क्स ने। लेकिन यह परिवर्तन अब तक साकार नहीं हो पाया और न ही होने की संभावना है।
इसी तरह हम सामाजिक संबंधों, विचारों, मनोवृत्तियों, आदर्शों और मूल्यों में परिवर्तन को निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आधुनिक समाज को देखते हुए विल्बर्ट ई मोर ने सामाजिक परिवर्तन की भिन्न विशेषताओं पर चर्चा की। वे कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन निश्चित रूप से घटित होते रहते हैं। सामाजिक पुनरुत्थान के समय में परिवर्तन की गति बहुत तीव्र होती है। बीते समय की अपेक्षा वर्तमान में परिवर्तन की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र होती है। परिवर्तन का विस्तार सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में देख सकते हैं। सभी संस्थाओं में हमारे विचारों एवं सामाजिक संरचना पर स्वाभाविक ढंग और सामान्य गति के परिवर्तन का प्रभाव अधिक रहता है। सामाजिक परिवर्तन का अनुमान तो हम लगा सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक होता है। समाज की एक इकाई दूसरी इकाई को परिवर्तित करती रहती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूरा समाज उसके अच्छे या बुरे प्रभावों से परिचित नहीं हो जाता। आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन न तो मनचाहे ढंग से किया जा सकता है और न ही इसे पूर्णतः स्वतंत्र और असंगठित छोड़ दिया जा सकता है। आज हर समाज में योजना के द्वारा, प्लानिंग के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को नियंत्रित कर वांछित लक्ष्यों की दिशा में क्रियाशीलता किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत। पहला, डिस्कवरी, खोज। मनुष्य ने अपने ज्ञान एवं अनुभवों के आधार पर अपनी समस्याओं को सुलझाने और एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत तरह की खोज की है। जैसे शरीर में रक्त संचालन, बहुत सारी बीमारियों के कारणों, खनिजों, खाद्य पदार्थों, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की क्षमता आदि हजारों किस्म के तथ्यों की मानव ने खोज की, जिनसे उनके भौतिक एवं गैर भौतिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। मनुष्य एक खोजी प्रवृत्ति का जीव है और वह आज भी नई नई खोजों में लगा हुआ है। इन खोजों की सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है आविष्कार, इनोवेशन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जगत में मनुष्य के आविष्कार इतने अधिक हैं कि उनकी गिनती करना बहुत ही मुश्किल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के आविष्कारों ने मानव समाज में एक युगांतरकारी एवं क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। आज विश्व में शायद ही कोई व्यक्ति या समाज होगा जिसका जीवन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित न हुआ हो। मानव समाज में जितने भी परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों के मुख्य स्रोत भौतिक जगत के आविष्कार ही रहे हैं। प्रसार, डिफ्यूजन। सांस्कृतिक जगत के परिवर्तन में प्रसार का प्रमुख योगदान रहा है। पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण एवं भूमंडलीकरण जैसी प्रक्रियाओं का मुख्य आधार प्रसार ही रहा है। आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी का इतना अधिक विकास हुआ है कि प्रसार की गति बहुत तेज हो गई है। यही कारण है कि आज हम एकल विश्व, वन वर्ल्ड, एकल सरकार, वन गवर्नमेंट या विश्वग्राम, ग्लोबल विलेज जैसी अवधारणाओं पर विचार करने लगे हैं। आंतरिक विभेदीकरण। जब हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि परिवर्तन का एक चौथा स्रोत भी संभव है। वह है आंतरिक विभेदीकरण। इस तथ्य की पुष्टि उद्विकासीय सिद्धांत के प्रवर्तकों के विचारों से होती है। उन लोगों का मानना है कि समाज में परिवर्तन समाज के स्वाभाविक उद्विकासीय प्रक्रिया से ही होता है। हर एक समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धीरे धीरे विशेष स्थिति में परिवर्तित होता रहता है। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों जैसे स्पेंसर, हाबाउस, डर्कहाइम एवं बहुत सारे मनोशास्त्रियों ने अपने उद्विकासीय सिद्धांत में स्वतः चलने वाली आंतरिक विभेदीकरण की प्रक्रिया पर काफ़ी बल दिया है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि इस आंतरिक विभेदीकरण की प्रक्रिया में खोज एवं आविष्कार का अपना एक अलग महत्व है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, सोशल एंड कल्चरल चेंज। कुछ ऐसे भी समाजशास्त्री और मानवशास्त्री हैं जो सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन को एक ही मानते हैं।
उदाहरण के लिए हम जिलेन एंड जिलेन तथा मालिनोव्स्की की चर्चा कर सकते हैं। जिलेन एवं जिलेन जीवन के स्वीकृत पद्धतियों में बदलाव को सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। किंगस्ली डेविस के सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा पर जब हम विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एकमात्र अंश है। मकीवर एवं पेज सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन से भिन्न मानते हैं। उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन का संबंध मात्र सामाजिक संबंधों में आए हुए परिवर्तन से ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के बीच निम्नलिखित अंतर को हम मान सकते हैं। पहला, सामाजिक परिवर्तन मात्र सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन नहीं है। यह सांस्कृतिक परिवर्तन धर्म, ज्ञान, विश्वास, कला, साहित्य, प्रथा, कानून आदि सभी क्षेत्रों में होने वाला परिवर्तन है। दूसरा है कि सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक संरचना के विभिन्न परिवर्तन का बोध होता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन से संस्कृति के विभिन्न पक्षों में होने वाली परिवर्तनों का बोध होता है। सामाजिक परिवर्तन चेतन एवं अचेतन दोनों परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन प्रायः जागरूक प्रयत्नों से घटित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति काफ़ी तीव्र हो सकती है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत कम तीव्र होती है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन तेजी से भी हो सकता है, जबकि धर्म, विश्वास, जीवन के मूल्य आदि में परिवर्तन धीमी रफ्तार से होता है। इस तरह से यह स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन दोनों भिन्न हैं। वैसे दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध भी हैं। एक दूसरे पर परिवर्तन का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से अवश्य पड़ता है। यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक लगता है कि सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं, यह अभी तक एक विवाद का विषय बना हुआ है। यहाँ अंतिम रूप से कुछ कहना एक जोखिम भरा प्रयास होगा, क्योंकि संस्कृति एवं समाज की विभिन्न परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से दी हुई हैं। सामाजिक परिवर्तन से संबद्ध कुछ अवधारणाओं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया कई रूपों में प्रकट होती है, जैसे उद्विकास, प्रगति, विकास, सामाजिक आंदोलन इत्यादि इत्यादि। चूँकि इन सामाजिक प्रक्रियाओं का सामाजिक परिवर्तन से सीधा संबंध है या कभी कभी इन संबंधों को सामाजिक परिवर्तन का पर्यायवाची माना जाता है, इसलिए इन शब्दों के अर्थ के संबंध में काफ़ी उलझने हैं। इसका एक कारण यह भी है कि प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने अपनी पुस्तकों में इन अवधारणाओं का एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। इस बात की पुष्टि वॉटमोर की निम्नलिखित उक्ति में होती है कि प्रारंभिक समाजशास्त्री सिद्धांतों में परिवर्तन, उद्विकास, विकास एवं प्रगति की धारणा कभी कभी तो उलझी हुई नजर आती है, तो कभी एक ही अवधारणा के अंतर्गत वे कभी सम्मिलित दिखाई पड़ती हैं। चूँकि वे सभी शब्द एक दूसरे से आधुनिक समाजशास्त्र में भिन्न हैं, इसलिए इनकी चर्चा यहाँ पर अलग अलग की जा रही है। उद्विकास, इवोल्यूशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जीव विज्ञान के क्षेत्र में चार्ल्स डार्विन ने किया। डार्विन के अनुसार उद्विकास की प्रक्रिया में जीव की संरचना सरलता से जटिलता की ओर बढ़ती है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। आरंभिक समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने जैविक परिवर्तन, बायोलॉजिकल चेंज की भांति ही सामाजिक परिवर्तन को भी कुछ आंतरिक शक्तियों के कारण संभव माना है और कहा है कि उद्विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे निश्चित स्तरों से गुजरती हुई पूरी होती है। संक्षेप में उद्विकास की मान्यताओं को हम इस ढंग से प्रकट कर सकते हैं कि प्रारंभ में सभी जीव या वस्तु का स्वरूप सरल होता है और उद्विकास की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है उस वस्तु या जीव के निर्णायक अंग पृथक और स्पष्ट रूप से अपना काम करते हैं। उद्विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए मकीवर एवं पेज ने लिखा कि उद्विकास विकास से आगे स्तर की एक अलग चीज है।
उद्विकास भी एक प्रकार का विकास है, पर प्रत्येक विकास उद्विकास नहीं है, क्योंकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है पर उद्विकास की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। किसी भी क्षेत्र में विकास करना उद्विकास कहा जाएगा। मैकआवर एंड पेज ने बताया कि उद्विकास सिर्फ आकार में ही नहीं बल्कि संरचना में भी विकास है। यदि समाज के आकार में वृद्धि नहीं होती है और वह पहले से ज़्यादा आंतरिक रूप से जटिल हो जाता है तो उसे उद्विकास कहेंगे। उद्विकास की प्रक्रिया को विकास नहीं कहा जा सकता। प्रगति, प्रोसेस, परिवर्तन जब अच्छाई की दिशा में होता है तो उसे हम प्रगति, प्रोसेस, प्रोग्रेस कहते हैं। प्रगति सामाजिक परिवर्तन की एक निश्चित दिशा को दर्शाता है। प्रगति से समाज कल्याण और सामूहिक हित की भावना छिपी होती है। ऑगवन एम निमकॉफ ने बताया है कि प्रगति का अर्थ सच्चाई के निमित्त परिवर्तन है, इसलिए प्रगति अच्छा इच्छित परिवर्तन है। इसके माध्यम से हम पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पाना चाहते हैं। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि हम लोगों को उद्विकास और प्रगति को एक ही अर्थ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोनों बिल्कुल अलग अलग अवधारणाएं हैं। प्रगति कहने से एक निश्चित दिशा में विकास का बोध होता है। वह विकास हमेशा इच्छित विकास होता है। वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होना प्रगति का एक उदाहरण है, क्योंकि इसके माध्यम से समाज को हम एक इच्छित दिशा में ले जाना चाहते हैं। प्रगति एक योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन है। मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होना उद्विकास कहा जाएगा, प्रगति नहीं। इस बात की पुष्टि मैकआवर एंड पेज ने यह कहते हुए कहा है कि जब हम प्रगति की बात कहते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य सिर्फ परिवर्तन की दिशा मात्र से नहीं बल्कि किसी आखिरी उद्देश्य की दिशा में परिवर्तन से होता है। किसी दिशा में कार्यरत कारकों के वस्तुपरक आधार को ध्यान में रखकर ही नहीं बल्कि कभी कभी कुछ दिशाओं का निर्धारण तो काल्पनिक ढंग से भी किया जाता है। विकास, डेवलपमेंट। जिस प्रकार उद्विकास के अर्थ बहुत स्पष्ट एवं निश्चित नहीं है, विकास की अवधारणा भी बहुत स्पष्ट नहीं है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसके अर्थ के संबंध में कोई विशेष विवाद नहीं है, पर समाजशास्त्र के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग काफ़ी ढीले ढाले अर्थों में होता आया है। इसका शाब्दिक अर्थ किसी चीज़ के क्रमशः फैलाव से है, जैसे किसी बच्चे की लंबाई या घुसखोरी में समय के साथ जो वृद्धि होती है तो उसे विकास कहा जा सकता है। पर समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में विकास का तात्पर्य सामाजिक विकास से है। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों जैसे कांट, स्पेंसर, हॉबहाउस ने सामाजिक उद्विकास, प्रगति एवं सामाजिक विकास को एक ही अर्थ में प्रयोग किया था। आधुनिक समाजशास्त्री इन शब्दों का कुछ विशेष अर्थ में ही इस्तेमाल करते हैं। आज समाजशास्त्र के क्षेत्र में विकास से हमारा तात्पर्य मुख्यतः सामाजिक विकास से है। इसका प्रयोग विशेषतः औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण के चलते विकसित एवं विकासशील देशों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए होता है। सामाजिक विकास में आर्थिक विकास का भी भाव छिपा होता है और उसी के तहत हम परंपरागत समाज, संक्रमणशील समाज एवं आधुनिक समाज की चर्चा करते हैं। यहाँ कोई उद्विकास का भाव नहीं है। यहाँ कुछ उसी तरह का भाव है जो शिक्षा के विकास में छिपा है। आधुनिक शिक्षा का विकास भी एक प्रकार का सामाजिक विकास है। उसी तरह से कृषि पर आधारित सामाजिक व्यवस्था से उद्योग पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की ओर अग्रसर होना भी सामाजिक विकास कहा जाएगा। सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट। सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। विशेषकर दकियानुसी समाज में सामाजिक आंदोलनों के द्वारा काफ़ी परिवर्तन आए हैं, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ की जानी चाहिए। लेकिन इस शब्द के अर्थ के संबंध में थोड़ी कठिनाइयाँ हैं, अतः इस अवधारणा की यहाँ विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। एंथनी और गिडेंस ने सामाजिक आंदोलन को निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया है। सामाजिक आंदोलन को एक ऐसे सामूहिक प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका लक्ष्य समाज सामान्य हित को बढ़ाना होता है।
सामान्य हित को प्राप्त करने के लिए किया गया सामूहिक प्रयास कभी कभी मान्य या स्थापित संस्थाओं के दायरे से बाहर भी होते हैं। दूसरे शब्दों में कि सामूहिक आंदोलन व्यक्तियों का ऐसा प्रयास है जिसका एक सामान्य उद्देश्य होता है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थागत सामाजिक नियमों का सहारा न लेकर लोग अपने ढंग से व्यवस्थित होकर किसी परंपरागत व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते हैं। गिडेंस ने कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सामाजिक आंदोलन और औपचारिक संगठन एक ही तरह की चीज़ें हैं, पर दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत नौकरशाही व्यवस्था जैसे नियम कानून नहीं होते, जबकि औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत नौकरशाही के नियम कानून की अधिकता होती है। इतना ही नहीं, दोनों के बीच उद्देश्यों का भी फर्क होता है। विश्वविद्यालय एक औपचारिक संगठन है पर सामाजिक आंदोलन नहीं। उसी तरह से कबीर पंथ, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या हल्का पिछड़ा वर्ग आंदोलन को सामाजिक आंदोलन कहा जा सकता है, औपचारिक संगठन नहीं। पर कभी कभी दोनों के बीच की दूरी इतनी कम हो जाती है कि सामाजिक आंदोलन और औपचारिक संगठन के बीच अंतर करना एक कठिन काम हो जाता है। उसी तरह सामाजिक आंदोलन एवं स्वार्थ समूह के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, अर्थात दोनों पर्यायवाची जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। सामाजिक आंदोलन परंपरागत व्यवस्था के विरोध में एक स्थापित जनसमूह है, जबकि स्वार्थ समूह कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसका मुख्य उद्देश्य नीति निर्धारकों का विचार अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रभावित करना होता है। ओवरली ने सामाजिक आंदोलन को 4 भागों में बांटा है। पहला रूपांतरकारी आंदोलन, दूसरा सुधारात्मक आंदोलन, तीसरा मुक्ति आंदोलन और चौथा वैकल्पिक आंदोलन। अब हम रूपांतरकारी आंदोलन क्या है इसके विषय में जान लें। कुछ ऐसे भी सामाजिक आंदोलन होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य बुनियादी सामाजिक परिवर्तन होता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी कभी लोग हिंसा नीति भी अपनाते हैं, जैसे नक्सलवादी आंदोलन। दूसरा सुधारात्मक आंदोलन। सुधारात्मक आंदोलन समाज में कुछ आंदोलन ऐसे भी होते हैं जिनका उद्देश्य सीमित सामाजिक परिवर्तन होता है। जब समाज में कुछ दुर्गुण या बुराइयां उत्पन्न होती हैं तो उसे दूर करने के लिए सामाजिक आंदोलन चलाना पड़ता है ताकि मूल व्यवस्था को जीवंत एवं उपयोगी बनाए रखा जाए। भारत में सूफी आंदोलन, ब्रह्म समाज आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन इसी किस्म के आंदोलन माने जाते हैं। मुक्ति आंदोलन। कभी कभी समाज में ऐसी बुराइयां फैल जाती हैं जो पूरे समाज के लिए खतरा बन जाती हैं। वैसी स्थिति में कुछ वैसे आंदोलन चलाए जाते हैं जिनसे समाज को ठीक से बनाए रखने में मदद मिलती है। रिश्वतखोरी एक ऐसी समस्या है जिसे पूरी राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को खतरा है। यदि रिश्वतखोरी को रोकने के लिए कोई आंदोलन चलाया जाए तो वैसे आंदोलन को मुक्ति आंदोलन कहेंगे। चूँकि कबीर ने ब्राह्मणों एवं मुल्लाओं के कुप्रभावों से समाज को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया था, इसलिए कबीर पंथ को एक मुक्ति आंदोलन कहा जा सकता है। उसी तरह आधुनिक भारत में बाबा साहब अम्बेडकर का अछूतोद्धार का कार्य एक मुक्ति आंदोलन है। वैकल्पिक आंदोलन क्या है? वैकल्पिक आंदोलन वह आंदोलन है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन में आंशिक परिवर्तन की कोशिश की जाती है। आज बहुत सारी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो धूम्रपान एवं नशाखोरी के विरोध में देश में आंदोलन चला रही हैं। उनकी कोशिश यह हो रही है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे परिवर्तन लाए जाएं जिससे उन्हें उनकी बुरी आदतों से मुक्ति मिले और ऐसी बुराई समाज में और न फैले। यहाँ गौर करने की बात यह है कि वैकल्पिक आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसके द्वारा समाज के कुछ व्यक्तियों के जीवन में आंशिक परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है, अर्थात अन्य 3 किस्म के सामाजिक आंदोलनों की तुलना में इसका दायरा अपेक्षाकृत छोटा है। धन्यवाद। आज के इस लेसन में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि सामाजिक आंदोलन अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और इसे हम एक भाग में समाप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका दूसरा भाग हम जल्द ही प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद।